आज हम लोग क्लास 9 का सोशल साइंस इकोनॉमिक्स करने जा रहे हैं और चैप्टर्स का नाम है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट videos and notes. Okay, these all are the points that we will have to be discussed in detail in the chapter. The first, it is introductions from the chapter. Second, it is economic activities. Third, it is market activities and non-market activities. Fourth, it is economic activities. Fifth, it is classification of economic activities. Sixth, it is quality of population. Seven, it is role of education. Eight, it is health. 9, it is unemployment. 10, it is nature of unemployment in India, and last point, consequences of unemployment. These all are the points that we will have to be discussed in detail one by one. So let's start the chapter. The first, it is introductions from the chapter. Point 1, population of a nation can be its asset rather than liabilities. बोला गया कि अगर किसी भी कंट्रीज का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो एसेट्स हो सकता है किसके कंपैरिजन में, लिएबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। एसेट्स का मतलब होता है कि ऐसा पॉपुलेशन जो किसी नेशंस के को जो है कंट्रीब्यूट करे, उसके इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट करे। और लिएबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसा पॉपुलेशन जो कंट्रीज़ के ऊपर बर्डन हो। जैसे अगर हम लोग बच्चों को ले लें तो बच्चे को क्या चाहिए, ये एक तरीके के लिएबिलिटीज़ है सोसाइटीज़ के लिए। उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उनको टेक केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन जो है वो हमारे कंट्रीज़ के लिए लिएबिलिटीज़ है। ओके, पॉइंट 2, पीपल एज रिसोर्स रिफर टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। बोला गया है कि पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब ये होता है कि कंट्रीज़ के अंदर में कितने लोग जो है ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल है और उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वो काबिलियत है। पॉइंट 3, when existing human resource is developed by becoming educated and healthy, it turn into the human capital। बोला गया कि हमारे पास जो पीपल्स रिसोर्स है, यानी कि ह्यूमंस भी जो है एक तरीके का रिसोर्स है। बोला गया कि अगर हमारे पास ह्यूमन बहुत ज़्यादा है और उसको डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेटेड बनाना होगा, उनको हेल्दी बनाना होगा, तब जाकर वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल्स में चेंज हो जाता है। पॉइंट 4, ह्यूमन कैपिटल इज सुपेरियर टू अदर रिसोर्स लाइक लैंड्स एंड लेबर्स, physical capitals, as it uses these capitals and adds value to them। बोला गया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो लैंड्स हो, फिजिकल कैपिटल हो, ये सभी रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल ही जो है वो उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाता है और उसको उसकी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है या उसकी जो वैल्यूज़ है उसको बढ़ाता है। या हम अदर्स वर्ड में ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, ह्यूमन कैपिटल ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है। वो रिसोर्स को बनाता भी है और रिसोर्स को कंज्यूम भी करता है। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, फ़ैन ह्यूमंस ने बनाया और ह्यूमंस ही उसको कंज्यूम कर रहा है। ओके, इसके अलावा आपकी क्लास में जितनी भी सामान है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको ह्यूमंस ही जो है वो प्रोड्यूस किया है और ह्यूमन जो है ये उसको कंज्यूम करता है। ओके, पॉइंट 5, इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन बी हाई रिटर्न्स इन द फ्यूचर्स। ओके, बोला गया कि अगर ह्यूमंस के ऊपर हम ज़्यादा खर्च करते हैं, यानी उसके एजुकेशंस में खर्च करते हैं, उसके मेडिकल्स में अगर खर्च करते हैं, तो उसके बदले में हमको आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा जो है वो रिटर्न्स मिलता है। ओके, कंट्री लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, दे डू नॉट हैव रिच नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर कॉल्ड डेवलप्ड नेशन। बोला गया कि एक कंट्री है जिससे जैसे जापान ने बहुत जो है वो इन्वेस्ट किया है ह्यूमंस रिसोर्स के ऊपर, और बताया गया है कि उसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है
यानी वो नेचुरल रिसोर्स के मामले में रिच नहीं है। नेचुरल रिसोर्स का मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल्स है, कोल है, ये सब उसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो है वर्ल्ड लेवल पे ये एक डेवलप्ड नेशन है। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूमंस को ही रिसोर्स बनाया है। Human beings perform many activities which can be grouped into economics and non-economic। बोला गया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, और इस तरीके के जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसको दो तरीके से हम बोल सकते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। 2. Economic activities. Economic activities refer to those activities of man which are undertaken by the monetary gain or to satisfy his or her wants. The activities of workers, farmers, shopkeeper, manufacturer, doctor, lawyer, taxi drivers etc. fall under this categories। बोला गया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है कि जिसको बदले में कुछ फ़ायदा हो या किसी के नीड्स को सेटिस्फाइड करता हो, इसे हम लोग, या ओवरऑल अगर हम लोग कहते हैं कि ऐसा एक्टिविटी जिसमें गैन हो, फ़ायदा हो, मॉनेटरी फ़ायदा हो, पैसे से फ़ायदा हो, इकोनॉमी जो है वो बेनिफिट हो। बताया गया कि इस तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे वर्कर करते हैं, फार्मर्स हैं, शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये सभी जो है इस कैटेगरीज के अंदर में आते हैं। पॉइंट 3, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। Economic activities are also called market activities and non-market activities are productions for self consumption। बोला गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम लोग जो मार्केट्स में एक्टिविटीज़ होती है उसे हम लोग मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं, और ऐसे एक्टिविटीज़ जो किसी सेल्फ कंजप्शन यानी कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता हो उसे हम लोग नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट जो है हमारा 4, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। यहाँ पर और कुछ दिए हुए हैं, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के एग्जांपल देखते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर वन दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गैन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल्स पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग पुअर्स और डिसेबल्ड। बोला गया कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होता है एक तरीके से जिसमें किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता, यानी कि इकोनॉमिक तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये एक तरीके से अनपेड होता है, यानी उसके लिए कोई भी जो है वो पैसा देना या लेना या उसके लिए कुछ पैसे की मामलात नहीं होती है। जैसे पूजा पाठ, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हाउस कीपिंग करते हैं, हेल्पिंग टू द पुअर्स करते हैं या डिसेबल को हेल्प करते हैं, तो ये सभी जो है एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट 5, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करना। हमारे सोसाइटीज़ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती रहती है, क्या आपने कभी उस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया है? जैसे यहाँ पर देखते हैं पॉइंट 1, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। बोला गया कि बहुत सारी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है हमारा टर्सरी सेक्टर। पॉइंट 2, द प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड माइनिंग। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर। बोला गया है कि प्राइमरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज़ आते हैं जैसे एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, फिशिंग होता है, पोल्ट्री होता है, फार्मिंग एंड माइनिंग होता है। बताया गया है कि इस सेक्टर्स के अंदर में जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, यानी कि नेचर को एक्सप्लॉइट करके प्रोड्यूस किया जाता है, नेचर से प्रोड्यूस किया जाता है, और मैक्सिमम इसमें जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं नेचुरल। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 3 में। In the secondary sector, manufacturing, small and large and consumption activities are included। बोला गया कि सेकेंडरी सेक्टर्स में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि गुड्स को जो है वो एक मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाया जाता है, और बताया गया कि इस तरीके से उसकी जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लिया जाए कि
सेकेंडरी सेक्टर्स में शड बनकर निकलता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में और भी बहुत सारे जो कंप्लीट प्रोडक्ट्स है वो बनकर निकलता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में रॉ मटेरियल्स होता है, सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स बनता है, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 4 में। दिस टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म एट्सेट्रा। बोला गया कि टर्सरी सेक्टर्स को सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत तरीके का सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ है, टूरिज्म है एट्सेट्रा। ओके, पॉइंट 5, इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज ए डिविजन्स ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन। बोला गया कि इंडिया के अंदर में एक तरीके से देखें तो ट्रेडिशन बना हुआ है लेबर्स में, जिसमें मेंस और वीमेंस दोनों आते हैं। ओके, पॉइंट 6, एक्टिविटीज ऑफ वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर्स लाइक कुकिंग ऑफ फूड्स, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लीनिंग्स ऑफ यूटेंसिल, हाउसकीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। बोला गया है कि वीमेंस की जो एक्टिविटीज़ होती है जनरली तौर पर हम लोग देखते हैं कि वो घर के काम में इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरीके से कुकिंग, खाना बनाना, वॉशिंग यानी कपड़े साफ़ करना, क्लीनिंग यानी कि यूटेंसिल बर्तन को साफ़ करना, हाउस कीपिंग का काम करना और बच्चों का देखभाल करना। ओके, अब आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज embodied in the human beings. Okay, population human beings become human capital when it is provided with better education, trainings, health care and facility. बोला गया कि ह्यूमन कैपिटल जो है एक तरीके से स्टॉक है, ठीक है, उसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सारे नॉलेज होती है कुछ प्रोडक्टिव काम करने का। ओके, और बताया गया कि ये सभी जो है वो ह्यूमंस बींग्स के अंदर में ही होता है, यानी कि एक अच्छा ह्यूमन बींग्स जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ह्यूमन कैपिटल है, उसके अंदर में अच्छे नॉलेज होंगे, उसके अंदर में अच्छे स्किल्स होंगे। ओके, एंड ही मस्ट बी अ प्रोडक्टिव। Population human beings become human capital when it is provided with better education, training, health care and facilities. बोला गया कि population जो है वो human capital उस वक्त बहुत अच्छा बन जाता है जब उसमें अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी एजुकेशन होता है, अच्छी ट्रेनिंग होता है और वो अच्छा जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसके पास होते हैं। ओके, होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब आ जाते हैं पॉइंट 6 जो हमारा दिया हुआ है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन जो है वो क्वालिटी रखता हो। जैसे हम लोग मार्केट्स में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा देखने में होता है, इसका मतलब है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरीके से बताया गया कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वो होता है जिसमें अच्छी नॉलेज होती है, वेल स्किल्ड होता है, लिटरेट होता है, ठीक है। तो ये सभी ओवरऑल जो है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। ओके, आते हैं पॉइंट 6, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। बोला गया है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड होता है कि वो कितनी पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है और उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है और उनके पास स्किल की जो फॉर्मेशन है वो कितना उनके पास है। ये सभी जो है वो पीपल कंट्रीज़ के ही होते हैं। ओके, होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट। यहाँ पर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि जो पॉपुलेशन है वो कितने लास्ट एज तक जो है वो जीवित रहता है। ओके, जैसे अगर हम लोग अपने कंट्रीज़ का देखें तो 60 ईयर्स के आसपास यानी 60 साल की उम्र तक एक आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम जापान में जाते हैं तो जापान में 80 to 90 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है, तभी जो है एक पीपल इतने उम्र तक जो है वो एलाइव रहते हैं। ओके, पॉइंट 7, रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है पीपल्स को रिसोर्स बनाने में। ओके, पॉइंट 1,
Education is the most important components of human resource development. It contributes towards the growth of the society, enhance the national income, cultural richness and increase efficiency of government. बोला गया कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके का कंपोनेंट्स है ह्यूमंस को डेवलप करने में के लिए. बताया गया है कि ये जो है कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशन के को ग्रोथ होने में, यानी एजुकेशन को डेवलप होने में, और नेशनल इनकम को भी बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और कंट्रीब्यूट करता है. इसके अलावा कल्चरल रिचनेस बनाता है. इसके अलावा गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको भी है वो बढ़ा देता है. ओके, द रोल ऑफ एजुकेशन. पॉइंट 2. In view of its contribution toward the growth of the society, government expenditures on education as a percent of GDP rose from 0.64% in 1951 to 1952 to 3.98% in 2002 and 3. However, our national goal is 6% of the GDP. बोला गया है कि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशंस का देखें, ग्रोथ सोसाइटीज़ के ग्रोथ के बारे में देखें, तो गवर्नमेंट का जो खर्च है एजुकेशंस के ऊपर, यानी कि अगर जीडीपी में उसका परसेंटेज देखें कि एजुकेशंस के ऊपर कितना खर्च करती है गवर्नमेंट, तो बताया गया कि 1951 टू 1952 में ये था 0.64%, जो कि 2002 और 2003 में ये बढ़कर 3.98% हो गया था. बताया गया कि नेशनल लेवल पे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए गोल है कि वो 6% जो है वो जीडीपी का खर्च करे एजुकेशन के ऊपर. ओके, होपफुली यू हैव गॉट दिस पॉइंट. पॉइंट 3. लिटरेसी इज अनइवन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. मेल्स आर more literate. It also varies with urban and rural areas. Urban population is more literate compared to the rural. बोला गया कि अगर हम लिटरेसी की बात करें तो इसमें भी जो है वो ना बराबरी पाया जाता है. जैसे मेल्स की फीमेल लिटरेसी रेट कुछ है और मेल की कुछ है. बताया गया कि जो मेल की लिटरेसी रेट है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा है. और बताया गया कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, ओके, अर्बन एरिया मतलब जो सिटीज़ एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इसमें वेराइटीज़ पाया जाता है कंपैरिजन में रूरल एरियाज़ के. बोला गया कि अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, यानी कि जो सिटीज़ एरियाज़ के लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं बशर्ते कंपैरिजन टू द गांव के एरियाज़ के लोगों के. ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 4. देयर वेयर 7.6 lakh schools in 2004 and 5, but education is diluted by the poor population or poor quality of schooling and high drop out rates. बोला गया कि 2004 और 5 में जो हमारे कंट्रीज़ में स्कूल थे वो 7.68 lakhs थे. बताया गया कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है, एजुकेशंस की जो क्वालिटी है वो मैक्सिमम जो है वो लोग एजुकेशन से हट जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से वो हमारे कंट्रीज़ में ड्रॉप रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हायर क्वालिफिकेशन तक लोग नहीं जा पाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि लोग आधे में ही अपने एजुकेशंस को रोक देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं. Point 5. सर्व शिक्षा अभियान SSA is a significant step toward the providing elementary education to all the children below the age of 14 years. बोला गया कि सर्व शिक्षा अभियान जो है एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो शुरू का स्टार्टिंग का जो एजुकेशन है उसको दिया जाता है उस बच्चों को जिसकी एज 14 तक होती है. सर्व शिक्षा अभियान. ओके, अब आ जाते हैं पॉइंट 8 के में. पॉइंट 8 है हेल्थ. पॉइंट 1. हेल्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ. बोला गया कि हेल्थ जो है वो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, यानी कि किसी भी ह्यूमन को डेवलप करने का एजुकेशन हेल्थ जो है वो एक खास कंपोनेंट्स है. बोला गया कि जितना जो है जो वर्कर एफिशिएंट होगा,
यानी कि हेल्थ के मामले में एजुकेशन होगा जितना भी एफिशिएंट होगा हेल्थ के मामले में उतनी जो है वो प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा। यानी कि अगर एक हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो 8 घंटा बहुत बगैर थके काम कर सकता है, बगैर थके काम कर सकता है। लेकिन अगर वो हेल्दी पॉपुलेशन नहीं हो तो 8 घंटे से कम में ही वो थक जाता है। ओके, और ये वर्क अपने जो काम है उसमें एफिशिएंट नहीं हो पाता है। पॉइंट 2, there has been considerable improvement in the country's health standard. For instance, the life expectancy at the time of birth in India rose from 37.2 years in 1951 to 63.9 years in 63.9 years in 2001. Similarly, infant mortality rate has come down from 147 to 47 by 2010. बोला गया है कि अगर हम लोग ध्यान दें कंट्री के हेल्थ स्टैंडर्ड्स के बारे में तो बताया गया कि ये इसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कैसे इम्प्रूवमेंट आया है कि बोला गया कि एक आदमी 1951 में जहाँ पर 37.2 ईयर्स जीवित रहता था वो 2001 में बढ़कर 63.9 ईयर्स हो गया है। ओके, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर बढ़ी है। 1951 में एक आदमी 37.2 ईयर्स जीवित रहता था, लेकिन 2001 में ये 63.9 ईयर्स हो गया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है। उसी तरीके से अगर हम लोग ले लें तो बताया गया है यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि एक बच्चे यानी कि 1 साल के अंदर में 1000 बच्चे में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, वो उस कंट्रीज़ का उस पार्टिकुलर एरियाज़ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो बताया गया है कि इन 2010 में इन जो अपनी कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था यानी कि हर 1000 बच्चे में 147 बच्चे की डेथ हो जाती थी। ओके, आज वो बताया गया कि 2010 में वो कम होकर 47 हो गया है। ओके, कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव किया है, वो अच्छा हुआ है। अब आ जाते हैं पॉइंट 3 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स ऑफ एज। ओके, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? 1 साल के अंदर में 1000 बच्चों की पैदाइश में कितने बच्चे की डेथ हो जाती है, वो उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर में अभी पढ़ा कि हमारे कंट्रीज़ में भी 1951 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो 47 था, 147 था। यानी कि 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर में 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो कि बताया गया कि 2010 में वो 47 बच्चा तक ही रह गया। यानी कि 1000 बच्चों में 1 साल के अंदर में सिर्फ 47 बच्चों की डेथ होती थी। यही जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। अब आते हैं पॉइंट 4 में। इंडिया हैज़ बिल्ड अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बट स्टिल मच मोर इज नीडेड टू बी डन। बोला गया कि हेल्थ के मामले में इंडिया ने बहुत ही रिमार्केबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी भी बताया है कि उसको ज़रूरत के मुताबिक डेवलप्ड होने की ज़रूरत है। ओके, अब आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स। पॉइंट 9, अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment is said to exist when people are willing to work at the prevailing wages rate cannot find job. बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं कि जब पीपल्स अपना मन चाहा रेट पर जॉब सर्च करते हैं और उनको नहीं मिलता है। यानी कि मन चाहा यानी कि मान लिया जाए कि हमें 50,000 सैलरी पे जॉब करना है और वो हमें 50,000 सैलरी पे जॉब नहीं मिल रहा है बल्कि 10,000 पे सैलरी पे हमें जॉब मिल रहा है। तो जो मन चाहा हमारा सैलरी है उस पर अगर हमको जॉब नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट्स का सिचुएशन है। ओके, व्हेन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल वी रिफर टू दोज इन द एज ऑफ 15 to 59 years of age. Children below 15 years of age and the old people above 60 are not considered while counting the numbers of unemployment. बोला गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीपल वो हैं जो कि
15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स के बीच में आते हैं। ऐसे पॉपुलेशन नहीं है जो 15 के नीचे है यानी 15 साल के नीचे हैं और 60 के बाद हैं। इन लोगों को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा एसेट और लिएबिलिटीज़ के बारे में, तो जो हमारा 15 तक यानी कि 14 तक जो एज है वो हमारा लिएबिलिटीज़ में आता है, और 60 के बाद वाला जो एज के पीपल्स होते हैं वो भी हमारे लिएबिलिटीज़ में आते हैं। यानी कि ये हमारे सोसाइटीज़ के लिए एक तरीके के बर्डन है। इनको अच्छे हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं इन लोगों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। सो दे आर लिएबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटीज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट्स अगर हम बोलें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो पीपल्स होते हैं वो 15 से लेकर 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच में ही होते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? ऐसा पॉपुलेशन जो मन चाहा अपना जॉब तलाश करे सैलरी वाला और उसे ना मिले, वो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट्स का। अब आ जाते हैं पॉइंट 10, नेचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Seasonal unemployment occurs when people fall to or people fail to get work during some month of the years, that is during the off season. Farm laborers usually face these kinds of problem. बोला गया कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम लोग कहते हैं जो कि कुछ खास महीने में यानी कि साल के कुछ खास महीने में जिसे ऑफ सीजन कहा जाता है वो होता है। बताया गया कि कुछ फार्म्स लेबर्स हैं जो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सफ़र करते हैं और फेस करते हैं। ओके, जैसे मान लिया जाए कि जो हमारा फार्मर्स हैं वो मैक्सिमम देखो तो जो सीजन्स होता है फार्मिंग का उसी में ही इंगेज होते हैं, बाकी दूसरे वक्त में वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। या हम और तरीके से जो बहुत सारे सीजनल वर्क होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ सीज़न में ही उनको जॉब प्रोवाइड होती है और ऑफ सीजन्स में उनके पास कोई जॉब नहीं होता है। ओके, एक और है अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जिसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल एरिया। सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। बोला गया कि इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे हम लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इस तरीके का जो सिचुएशंस है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है। रूरल एरियाज़ बोले तो गांव देहात वाले जो एरियाज़ होते हैं, विलेजेस एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। बोला गया कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उस वक्त एराइज होता है जब पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो एग्रीकल्चर्स करे। ओके, और बताया गया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है जे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रिफर टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर्स ऑफ वर्कर इन द जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। द एक्स्ट्राज नंबर्स ऑफ वर्कर्स आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बोला गया कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसे हम कहते हैं, यह एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लोग जो है वो जॉब सर्च करते हैं और बताया गया कि उसमें जो एक्चुअल लोग होते हैं जॉब करने वाले उससे ज़्यादा लोग उसमें जॉब करते हैं। तो बताया गया कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर के वर्कर जो जॉब कर रहे हैं यही जो है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट्स का जो है वो एक सिचुएशन है। यानी कि मान लिया जाए कि अगर एक हमको खास काम करना है उसमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 5 लोग जो है वो काम को आसानी से कर लेंगे एक दिन के अंदर में, लेकिन 5 की जगह में हम 10 लोग जो है वो अप्लाई कर दिए, ठीक है, 10 लोगों की अप्लाई हो गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 लोग एक्स्ट्राज हैं यही तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। अगर वो 5 लोगों को हटा दिया जाए तो हमारा प्रोडक्शंस में कोई भी जो है वो एक तरीके से फ़र्क नहीं आएगा, हमारा प्रोडक्शन जो है वो उतना ही होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब आ जाते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट्स का मेन जो है वो रिजल्ट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट्स का मेन जो है वो क्या निकल कर आता है उससे। पॉइंट 1, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेजेस ऑफ द मेन पावर और वेस्टेज ऑफ द मेन पावर। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि मेन पावर जो रिसोर्स है उसका वेस्टेज होना। पॉइंट 2,
अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड दैट इज डिपेंड ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एक लोड बना देता है, ओवरलोड कर देता है, और यही कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट से वो डिपेंड हो जाते हैं वर्किंग पॉपुलेशंस के ऊपर। ओके, जो वर्किंग पॉपुलेशंस होता है उसके ऊपर बर्डन हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट, और एक तरीके से ये इकोनॉमी ओवरलोड हो जाता है। पॉइंट 3, अनएम्प्लॉयमेंट्स मे लीड टू इंक्रीज इन द सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। बोला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट्स की वजह से एक तरीके से सोसाइटी जो है वो बेचैन हो जाता है, सोसाइटी जो है वो टेंशन में आ जाता है। तो ये सभी जो है वो कंसिक्वेंस है अनएम्प्लॉयमेंट्स का। होपफुली यू हैव गॉट दिस